ऑन किया। आज बेटा स्टार्ट करेंगे अपने इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। क्या? इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकंड ऑर्डर के लिए। ठीक है, मुझे लगता है कि आज जीरो और फर्स्ट हो जाएगा शायद इस लेक्चर में। तो अपना आज का टॉपिक रहेगा इंटीग्रेटेड फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ देख लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 पहले फॉर्मुलेशन देख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 3 चीज़ देखेंगे। पहला तो रेट लॉ निकालेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, दैट इज कॉल्ड पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में हम वही करने वाले फॉर्मुलेशन। पॉइंट नंबर 2 में हम देखेंगे, पॉइंट नंबर 2 में क्या दिखाना था, कुछ तो देखेंगे पॉइंट नंबर 2 में, देखते हैं आगे। और पॉइंट नंबर 3 में हम देखेंगे ग्राफ। पॉइंट नंबर 3 में क्या देखेंगे? ग्राफ। क्या यार, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया अभी। फॉर्मुलेशन अभी बीच में याद आ जाएगा कंफर्म। फॉर्मुलेशन फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन ले लो, ए से क्या जा रहा है, बी जा रहा है। सिंपल सी एक रिएक्शन हमने मानी, ए से बी जा रहा है। और ये जो रिएक्शन है ना, क्या फॉलो कर रही है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। किसको फॉलो कर रही है? जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रही है। तो इसके लिए रेट लॉ जरा लिखो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा रेट लॉ के हिसाब से? रेट लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर 0, यही रहेगा। चूंकि रिएक्टेंट तुमने क्या ले रखा? ए, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? ए। तुम आर से पी लिखोगे तो आर लिख देना, यहाँ पे क्या ही दिक्कत है। ठीक है, अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन का एक और एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, वो पहले वाला जो हमने सीखा था। हाँ, 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बट वो तो सर 1 है, तो 1/1 तो 1 ही रह जाएगा, तो उसको हटा ही दो। सीधा माइनस dA/dt कंसंट्रेशन। ऑब्वियस सी बात है, कहीं पे मैं ब्रैकेट ना लगाऊं तो समझ जाना ब्रैकेट है वहाँ पे, मैं बार बार नहीं लगाऊंगा, टीडीएस हो जाता है वो। क्लियर है? तो ये भी ROR है और ये भी ROR है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अच्छा, ध्यान दो, ये वाला जो फॉर्म है ना, ये वाला फॉर्मेट रेट लॉग रेट ऑफ रिएक्शन का, ये वाला जो फॉर्मेट, एक मिनट सॉरी, इसको पहले मर्ज करो जरा, इसको पहले मर्ज करो। इसको मर्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 मान लो, इसको क्या मान लो? 2 मान लो। फ्रॉम 1 and 2 माइनस dA/dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? K, ये हो जाएगा। बोलो क्लियर है? इसको बोलना है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ। क्या बोलना है? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ। बिकॉज यहाँ पे क्या डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ। बोलो क्लियर है? अब इसी को इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इसी को इंटीग्रेट करना है। बोलो क्लियर है? अब इंटीग्रेशन 2 तरीके से कर सकते हैं, विद लिमिट और विदाउट लिमिट। लिमिट भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, हम दोनों करके देख लेंगे। इसको क्या मान लेते हैं? इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं। ठीक है, अरे समझे कि समझे? यहाँ पे देख लेते हैं इंटीग्रेशन क्या ले रहे? पहले विद लिमिट ले ले, विद लिमिट लगा देते हैं। बताओ dt, अरे यार ठीक है, चलो चलेगा, इंटीग्रेशन कर दो। क्या मैं ये सही लिख रहा हूँ? विद लिमिट है ना, तो A0 से A, 0 से लेकर के T। क्या मैंने ये सही लिखा? हालांकि मैंने अपने इसको A मान लिया, तुम थोड़ा सा इसको इधर ले जाना, और ये A रेशो पावर क्या हो जाएगा? 0 जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो K इंटू क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा, माइनस को उधर भेज देना। ठीक है, इसका एक स्टेप लिखना, उसको A मान लेना। मैंने गलती से इसी को A मान लिया। ठीक है, बार बार कचरा नहीं करता है, तो वहाँ से बस मैंने क्या करा? LHS और RHS में क्या लगा दिया? इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। ठीक है, और लिमिट वाला था तो हमने लिमिट लगा दिया, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल कितना होगा? कंसंट्रेशन A0 होगा, फाइनली कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। A भी बोल सकते हो और AT बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं? AT।
कैपिटल ए लिखो और नीचे टी लिख सकते हो, जिसको शॉर्टकट में सिर्फ तुम ए बोल सकते हो। क्लियर है? ए नॉट मतलब व्हाट इज ए नॉट? इनिशियल कंसंट्रेशन। और ये ए या ए टी जो भी है ये क्या है? क्या फाइनल कंसंट्रेशन, मतलब जो खत्म हो गया कि जो बचा है वो, जो बचा है वो खत्म होने के बाद जो बचा है वो, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैंने कहा है, क्योंकि आगे हाँ टाइम कैलकुलेशन, वो जो पॉइंट नंबर 2 था ना वो टाइम कैलकुलेशन था, टाइम को कैलकुलेट करेंगे पॉइंट नंबर 2 में, ये पॉइंट नंबर 1 चल रहा है। तो जब टाइम कैलकुलेट करने का बारी जब आएगा ना तो वहाँ पे ये ए क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, व्हाट इज दिस ए? जो बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट है ना खत्म होने के बाद, वो है ये। खत्म हो गया वो नहीं है, खत्म होने के बाद जो बचा है रिमेनिंग अमाउंट वो है ये। ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, कोई नई बात तो नहीं है ये, ठीक है। बट फिर भी वहाँ लॉजिक पता नहीं काम नहीं करता। और ये क्या है? शुरू में टाइम तो सर 0 होगा और फाइनल टाइम कुछ टी होगा मान लो, ठीक है। बस वो इंटीग्रेशन कर देंगे। बताओ डी एक्स इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स की हो जाता है, डी एक्स इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स हो जाएगा, एक्स पे लिमिट लगा देंगे, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए, उसके ऊपर क्या लग जाएगा? लिमिट लग जाएगा ए नॉट से लेकर के ए टी मान लो, ले लो, चलो ए टी ले लो, चलो। माइनस के तो कांस्टेंट ही है भाई, के तो कांस्टेंट है, माइनस भी तो कांस्टेंट, उसको बाहर, वो तो पहले से बाहर है। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा। बेटा बायोलॉजी वाला है, समझ रहे हो ना बेटा? जो के कांस्टेंट है ना, कोई भी नंबर अगर कांस्टेंट होता है ना वो इंटीग्रेशन में आता नहीं है। इंटीग्रेशन में सिर्फ वेरिएबल होता है। वेरिएबल यहाँ पे क्या है? डी टी है, तो डी टी का क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा। क्लियर है? तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सिर्फ टी। जैसे डी एक्स का क्या होता है एक्स, तो डी टी का क्या हो जाएगा? टी। और यहाँ पे लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर के टी। बोलो क्लियर है? अब बस क्या करेंगे? फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट। कैसे करेंगे? फाइनल लिमिट यानी पहले ये जो वेरिएबल है ना, यहाँ पे क्या रखेंगे? ए टी, फिर क्या रखेंगे? लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर, ऐसे बोलते होंगे ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। वहाँ लिख दो, वहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? ए टी माइनस ए नॉट, है ना? क्या हो जाएगा? ए टी माइनस ए नॉट, कंसंट्रेशन ऑब्वियस ही बात है, स्क्वायर ब्रैकेट आएगा वहाँ पे, इज इक्वल टू माइनस के, और फिर क्या आ जाएगा? टी, फिर एक जगह 0, है ना, टी माइनस 0, तो टी ही आंसर आएगा। बोलो क्लियर है? ये तुम्हारा क्या हो गया? इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट लॉ। क्या हो गया? इंटीग्रेटेड फॉर्म। ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ और ये इंटीग्रल फॉर्म ऑफ रेट लॉ। क्लियर है? अब इसको यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं हम लोग। कैसे? माइनस को इधर भेजो, माइनस को क्या करो? इधर भेजो, तो बताइए ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और के को हम लोग क्या करेंगे? नीचे भेज देंगे। के को क्या करेंगे? नीचे भेज देंगे। तो क्या फोटो ये नहीं बन जाएगी? ए नॉट माइनस ए टी डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू टी। बोलो क्लियर है? ये तुम्हारा क्या हो गया? इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी तभी ये वाला फॉर्मूला या तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। क्लियर है? फर्स्ट ऑर्डर में काम करने वाला नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो तब निकाल लेंगे वापस से, ठीक है। पॉज करो जरा। अपने क्या देखेंगे बेटा? इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट, लिमिट के बिना, ठीक है। इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट। तो तुम्हारी इक्वेशन क्या थी? डी ए इज इक्वल टू के डी टी थी, इक्वेशन थी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। भाई यहाँ से तो यही बनेगा ना। बताओ कोई तकलीफ है? पक्का समझ में आ गया? बस इंटीग्रेशन कर दो विदाउट लिमिट, बिना लिमिट लगाए हुए। बताओ डी ए का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा, आई बोलो सी बोलो, जो बोलना है वो बोलो। क्लियर है? समझे? ये तुम्हारा क्या होगा? इक्वेशन नंबर, क्या बोलो उसको? कुछ भी बोलो, क्या बोलेंगे? बी मान लो, ये वहाँ मान लो, बी यहाँ मान लो, ठीक है। तो भी एक मान लो ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे? कंडीशन लगाएं। क्या लगाएंगे? कंडीशन। स्टेप्स को ध्यान रखना, ये स्टेप सब में फॉलो करनी है। कंडीशन क्या लगाएंगे? एट टी इज इक्वल टू 0, जब समय क्या था? 0 था, शुरुआत था, मतलब कहने का मतलब है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा? ए नॉट होगा। जब टाइम 0 पे ए क्या रहा होगा? ए नॉट रहा होगा। तो इस कंडीशन को अप्लाई करो। तो देयरफॉर
ए की जगह क्या आ जाएगा, ए नॉट आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस आई। बोलो क्लियर है? बताओ 0 समथिंग 0 कैंसिल, यानी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट। आई इज इक्वल टू, ठीक है, पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग तुम लिखना, पुटिंग आई इज इक्वल टू ए नॉट इन इक्वेशन नंबर बी, तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। बताओ दोनों सेम ही तो है। अरे यहाँ पे ए लिया है, वो ए टी है असल में, और क्या है, अरे तुम बोल दो, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ए टी आ जाएगा भाई, ए टी तो होगा वो, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं, छोड़ो उसको, समझ में आया? अब यहाँ से ये दोनों इक्वेशन एक ही है बेटा, समझ रहे हो ना? इसको बस उधर ले जाओ, तुम्हारा वही बन जाएगा। क्लियर है? यहाँ से टी की वैल्यू निकालो, यहाँ से क्या निकालो, टी की वैल्यू, बताओ सेम आ जाएगी? बोलो क्लियर है? दोबारा यहाँ से टी का वैल्यू क्या होगा बेटा, ए नॉट माइनस ए टी अपॉन के। तो चाहे तुम इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट करो, चाहे इंटीग्रेशन विद लिमिट करो, तुम्हारी इक्वेशन तो यही बनने वाली है। बोलो क्लियर है? जीरो ऑर्डर के लिए, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। ये हो गया तुम्हारा पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 में क्या करेंगे अपने, टाइम का कैलकुलेशन। क्या करेंगे, टाइम का कैलकुलेशन। और जब टाइम का कैलकुलेशन करेंगे तो हम कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, ये वाला इक्वेशन। सर ये वाला क्यों नहीं, अबे दोनों सेम ही तो है, बट यहाँ पे ऑलरेडी टाइम यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू बन चुका है, तो हमारे लिए इसके साथ डील करना क्या होगा, आसान होगा, और कुछ नहीं। तुम चाहो तो इसके साथ भी कर सकते हो। बोलो क्लियर है? पॉज करो, कॉपी कर लो इसको। हमने अभी इंटीग्रेटेड रेट लॉ बना लिया जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 टाइम कैलकुलेशन। क्या बच्चों, टाइम कैलकुलेशन। टी 50%, क्या निकालेंगे अपने, टी 50%, वेरी आई एम टी 50%। देखो जीरो लॉ के अंदर जो सारे कॉन्सेप्ट है ना, सारे कॉन्सेप्ट वो कैरी ऑन हो जाएगा कहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर पे, ठीक है। बस वहाँ पे ऑर्डर ऑफ रेशन क्या रहेगा, 1 रहेगा, बस ये रहेगा। तो टी 50% को अच्छे से समझ लो, सब सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेंगे यहाँ पे भी। टी 50% का मतलब ये है बेटा, देखो टी 50% मतलब एक टाइम ही है ये तुम्हें क्या बताएगा, वक्त बताएगा। क्या बताएगा, वक्त, टाइम इंटरवल बताएगा। बस कौन सा टाइम इंटरवल होगा, कि जब 50% कंसंट्रेशन खत्म हो चुका होगा। शुरू का जो भी कंसंट्रेशन रहा होगा, मान लो शुरू में कितना कंसंट्रेशन था, 10 मोलर, कितना था, 10 मोलर। तो कुछ समय बीता होगा जब 5 मोलर बचा होगा, यानी 5 मोलर ख़त्म हो चुका होगा। तो 5 मोलारिटी ख़त्म होने के लिए जितना समय लगा, उस समय को हम क्या बोलेंगे, टी 50%। क्यों 50%? क्योंकि 5 जो है ना वो 50% है किसका, 10 का, और 10 क्या है, शुरू का कंसंट्रेशन। क्लियर है? फिर से, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था तुम्हारा, 10 मोलर, और आफ्टर सम टाइम टी, जिसको हम 50% बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं देखते हैं। ये जो तुम्हारा कंसंट्रेशन था ना, ए नॉट नहीं बोलोगे, ए बोलोगे अब, एट टाइम टी, और ये कौन सा टाइम है, वो 50% वाला टाइम है। कितना हो चुका होगा, इसका आधा हो चुका होगा। इसका क्या हो चुका होगा, आधा। ये सर इसी का क्यों, इसमें अबे इसमें स्पेशल ये है कि ये शुरुआत का था, तो शुरुआत से तो आधा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका आधा कितना होगा, 5 मोल। बोलो क्लियर है? मान के चलते हैं एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 और ये टाइम टी इज इक्वल टू 50 में जो इंटरवल का गैप है वो कितना है, सपोज 10 मिनट है। क्या है, 10 मिनट है। तो ये 10 मिनट को ही क्या बोला जा रहा है, टी 50%। क्लियर है? सिंपल सी कहानी है कि कंसंट्रेशन जब आधा हो जाए तो जो समय लगा ना, उस समय को ही क्या बोलना जा रहा है, टी 50%, और कुछ नहीं। जब कंसंट्रेशन क्या हो जाए, आधा हो जाए। और ये तुम मापोगे कहाँ से, क्या आधा हो गया, शुरू से मापोगे, इनिशियल कंसंट्रेशन से मापोगे कि आधा हो गया। मान लो कि शुरू का कंसंट्रेशन कितना है, 20 मोलर है। कितना है, 20 मोलर है। नहीं समझे? ठीक है। और अभी तुम्हारा कंसंट्रेशन कितना हो गया, सपोज 5 मोलर। कितना हो गया, 5 मोलर हो गया। बताओ कितना घटा, यहाँ तो आधा घटा था, यहाँ कितना घटा,
75% घटा, तो ये जो समय रहा होगा ना, यहाँ पे टाइम क्या होगा, t0 रहा होगा, और यहाँ पे टाइम कुछ रहा होगा, यहाँ पे टाइम कुछ रहा होगा। मान लेते कितना टाइम रहा होगा यहाँ पे, कुछ मान लो, सपोज 6 मिनट, मान लो 6 मिनट। क्लियर है? तो 6 मिनट में हम देख रहे हैं कि सर 20 से 5 आ गया, यानी कितना खत्म हुआ, 15 मोलर खत्म हुआ, यानी कितना परसेंटेज निकालो जरा। परसेंटेज जब निकालोगे तो 15 बटे कितना करोगे, 20 इंटू 100 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 75%। तो 75% क्या हो चुका, खत्म हो चुका। तो ये जो 6 मिनट है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, t75%। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो वैसे ही है, तो t तुम्हारा 50%, t 50% मतलब 50% खत्म हो गया, तो बचा कितना, 50% बचा होगा। वैसे t 75% मतलब 75% खत्म हो गया, तो बचा कितना, 25%। क्लियर है? t 75% ये नहीं बताता कि 75% बचा हुआ है। t 75% हो या t 50% हो या t कुछ भी परसेंट हो, ये परसेंटेज क्या बताता है, खत्म होने वाला, बचा होने वाला नहीं। बचा हुआ तो तुम फिर 100 में से माइनस करोगे, 100% में से ये 75% को माइनस करोगे तो बचा हुआ कुछ कंसंट्रेशन तुमको मिलेगा। क्या तुम्हें बात समझ में आई? एकदम सिंपल सी बात है। तो बता दो t 50% क्या है, फिर से जरा बताओ क्या है t 50%? ये वो समय है जब 50% बचा हुआ, ऐसा बोलोगे, वो मत बोलना, खत्म हो गया वो बोलना। क्लियर है? खत्म हो गया 50%, तो बचा कितना होगा, अब ये बोलो सर 50% ही बचा होगा। क्लियर है? इरफान सब ठीक है ना? ठीक है, चलो स्टार्ट करें। इसका डेरिवेशन जरा देख लेते हैं। अच्छा, t 50% को हम लोग क्या बोलते पता है? और अच्छा, इसका सिंबल क्या है पहले, और सिंबल हो सकता है इसका, इसको मैं बोल सकता हूँ t 1/2। 50% का मतलब क्या हुआ, 50/100 यानी 1/2। क्लियर है? अच्छा, इसको और मैं सिम्बॉलिकली और लिख सकता हूँ, t 0.5। क्या लिख सकता हूँ, t 0.5। क्या बोलते हो? ये भी ठीक ही है ना, डेसिमल के फॉर्म में। भाई 1/2 का आंसर कितना आएगा, 0.5 ही आएगा। तो तुम ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, क्या है, बात बराबर है। सवाल में कभी वो आ जाएगा, तुम बोलोगे अरे बाप रे ये क्या चीज़ आ गई, अरे 50% ही और कुछ नहीं है। क्लियर है? तो चाहे ये लिखाओ, ये लिखाओ, कोई भी लिखाओ, सब क्या है, सेम है। और सबका नाम क्या है यहाँ पे, हाफ लाइफ। क्या बोलते हैं इसको, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, यानी आधा हो गया ऐसा। क्लियर है? आओ देखते हैं जीरो ऑर्डर के लिए कैसे होगा ये। बताओ, एट t 50% जो तुम्हारा कंसंट्रेशन होगा वो कितना हो चुका होगा, कितना बचा होगा, 50% बचा होगा। 50% खत्म हो गया, ये क्या बोलना चाह रहा है, खत्म हो गया, रिमेन। ये क्या बोलना चाह रहा है, खत्म हुआ। क्या बोलेंगे, ये बोलना चाह रहा है रिएक्टेड अमाउंट। क्या बोलना चाह रहा है, रिएक्टेड अमाउंट। लेकिन जो तुम्हारा ए है, याद करो तुम्हारे पास दो ए था, एक ए नॉट था, एक सादा ए था जिसको तुम एटी बोल रहे थे। तो सादा ए बोलो या एटी बोलो, जो भी है, ये क्या था, खत्म हुआ नहीं, बचा हुआ। तो अगर तुम्हें पता है कि सर रिएक्टेड अमाउंट 50% है, तो बचा हुआ अमाउंट भी कितना होगा, 50% होगा। किसका 50%, शुरू वाले का, यानी 50% ऑफ शुरू वाला ए नॉट। कौन होगा ये, अभी का, एट t 50% का। समझ भाई, समझ लो ये क्या है। जब t 50% होगा तो उस समय जो बचा हुआ ए होगा, बचा हुआ ए, दिस इज बचा हुआ ए, कितना बचा होगा, जितना खत्म हो गया पहले वो पता लगा लो, खत्म कितना हुआ वो तो यहाँ से पता चल जा रहा है। 50% क्या हो गया, खत्म हो गया। तो जब 50% खत्म हो गया तो बचेगा कितना, 50%। तो सर ये जो है ना, ये 50% है। किसका 50% है, शुरू वाले ए का। तो बस इसी को मैंने वही लिख दिया, 50% शुरू वाले ए का। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, अभी आगे और भी 2-3 एग्जाम्पल लेंगे तो हो जाएगा क्लियर। अभी बताओ, ये बचपन में पढ़ा होगा, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 50% मल्टीप्लाई बाई ए नॉट, यानी कितना हो जाएगा, ए नॉट बाई 2। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई 2, है ना। नाउ बताओ तुम्हारे पास इक्वेशन क्या थी। नाउ वी नो डैट, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि t इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन के।
तो यहाँ पे ए की वैल्यू रख दो, यहाँ पे क्या करो, ए की वैल्यू रख दो, पुटिंग सब्स्टिट्यूटिंग ए इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 इन अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए नॉट बटे 2 डिवाइड बाई के। एक्स में से एक्स बाई 2 चला गया, कितना बचा, आधा एक्स। तो ए नॉट में से ए नॉट बाई 2 चला जाए तो कितना बचेगा, ए नॉट बाई 2, यानी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ए नॉट बाई 2 और नीचे के तो है वही। ये क्या हो गया तुम्हारा टी 50। अच्छा ये जो टाइम है, ये टाइम क्या हो जाएगा तुम्हारा 50%। क्या हो जाएगा भाई, अरे 50% ही तो होगा ये टाइम, क्योंकि तुम्हारा बचा कुचा कितना है, ए नॉट बाई 2 है ना। ये क्या हो जाएगा, टी 50% हो जाएगा, ध्यान रखना। क्लियर है, समझ गए, इतना सिंपल है। तो तुमसे वो बोलेगा कि भाई टी 50% फाइंड करके बताओ। अरे इनिशियल कंसंट्रेशन 10 मोलर थी, 50 मोलर थी, और रेट कांस्टेंट कितना था, समथिंग समथिंग था। तो रेट कांस्टेंट ये यहाँ रख दोगे, इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ रख दोगे, टी 50% फाइंड कर लोगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बस इतना सिंपल सा कैलकुलेशन और कुछ नहीं। आओ अगला एग्जांपल देख लेते हैं। नंबर ये ए हो गया, नंबर बी देख लेते हैं। सपोज टी तुम्हारे पास क्या है, टी 60% लेते हैं। क्या लेते हैं, टी 60%। क्या लेते हैं, टी 60%। टी 60% का कोई सिंबल बोल सकता है, दूसरा सिंबल 6/10। क्या बोलते हो, बहुत बहुत बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। टी 0.6 बोल सकते हैं, टी 6/10 बोल सकते हैं, टी 3/5 बोल सकते हैं, बहुत कुछ बोलने को बोला जा सकता है, ठीक है। सब के सब वही टी 60% ही, और कुछ नहीं। आओ जरा ऐसी कैलकुलेशन कर लेते हैं। बताओ एट टी 60%, बताओ जो तुम्हारा ए होगा वो कितना होगा। ए क्या है, ए क्या है, बचा हुआ कंसंट्रेशन। अरे यार ए क्या है, बचा हुआ कंसंट्रेशन। तो बताओ ना टी 60% पे ए कितना बचा होगा, 40% बचा होगा। तुम्हें कैसे पता चला 40% बचा होगा, क्योंकि तुम क्या निकाल रहे हो, टी 60%। 60% खर्च वाला अमाउंट बताता है, खर्चा हो गया 60%, तो बचा कितना। और ये जो ए है ना वो बचे की ही बात करता है। तो अगर तुम्हें खर्च पता है तो तुम बचा हुआ निकाल सकते हो कि बचा कितना, क्योंकि टोटल तो 100% ही होता है। क्लियर है। तो एट टी 60% जो तुम्हारा ए होगा, जो तुम्हारा क्या होगा ए, यानी रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, वो कितना होगा 40% ऑफ इनिशियल। क्या समझे तुम, 60 उठा के चिपका मत देना, वहाँ पे ध्यान रखना। 60 उठा के चिपकाओगे तो क्या हो जाएगा, टी 40% आ जाएगा। अगर यहाँ 60 कर दोगे और तुम सोचोगे टी 60 निकाल रहा हूँ, वो टी 60 निकल रहा नहीं है, वो टी 40 निकल रहा है। जब 40% खत्म हो गया तो बचा कितना 60%, तो तुम यहाँ पे 60% लिख दोगे तो वो टी 40% हो जाएगा, ठीक है। तुम टी 60% निकाल रहे हो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ, ए 0.4 ए नॉट। क्या बोलते हो, 0.4 ए नॉट। बस उसको पुट डाउन कहाँ करोगे, इस वाले इक्वेशन में, है ना। क्या हम क्या जानते हैं बताओ, क्या जानते हैं हम लोग, टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन के, पुटिंग ए इज इक्वल टू 0.4 ए नॉट इन अबव इक्वेशन, ठीक है। तो बताओ ये टी की जगह मैं क्या लिखूंगा, टी 60%। क्या लिखूंगा, टी 60%, टी 60% इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 0.4 ए नॉट अपॉन के। तो बताओ कितना हो जाएगा, 0.6 बचेगा। ए में से 0.4 ए जाएगा तो 0.6 ही बचेगा। तो टी 60% इज इक्वल टू 0.6 ए नॉट डिवाइड बाई के। बोलो क्लियर है, आ रही बात समझ में। बस ये तुम्हारा टी 60% का। अच्छा इसको और बेटर है लिखना इस तरह से, देखो मैं इस वजह से लिख सकता हूँ, टी 60% इज इक्वल टू 60% ए नॉट अपॉन के। क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, अरे 0.6 मतलब 60% ही तो हुआ, नहीं हुआ।
माय गॉड, अभी तो ऊपर लिखा है वहाँ पॉइंट्स, इसको तुम क्या लिखते हैं? कितना तुम लोग, तुम्हारा हाँ भी कैसा एकदम हल्का लग रहा है, हाँ तुम्हारा मन से वो हाँ निकल ही नहीं रहा है क्या यार। 0.6 बोले था, 6.10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 60/100 हुआ, 100 में से 60 यानी 60% हो गया। क्या कर रहे हो? तो पॉइंट्स इसको मैंने क्या लिख दिया, 60% A0/K हो गया। यहाँ भी ऐसा कुछ बन रहा है 50% A0/K, बिल्कुल बन रहा है। ये 1/2 मतलब क्या हुआ, 0.5। यहाँ से तुम ये क्या लिख सकते हो, T 50% इज इक्वल टू 0.5 A0/K, और 0.5 का मतलब क्या हुआ, 50%। तो कुछ समझ में आया? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए Tx%। अब अगर मैं जनरलाइज करना चाहूँ, क्या करना चाहूँ, जनरलाइज करना चाहूँ, पॉइंट ए बी और सी ले लेते हैं कि Tx%, क्या बेटा, Tx%, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि Tx% इज इक्वल टू, जो परसेंट है वही चिपका दो यहाँ पे, A0/K, दिस इज योर जनरल फॉर्मूला। बोलो क्लियर है? पॉज करो, पॉज करो, ये बंद नहीं कर देते हैं। अरे चलो मेन पॉइंट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, ग्राफ्स। ठीक है, अब हमारे पास है ना 4 ग्राफ है यहाँ पे। कितने ग्राफ है? 4 ग्राफ को देखना है। ठीक है अपने को, तो नंबर ए, सब पॉइंट नंबर 1 अपने देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या देखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट तुम्हारा क्या था, ए था, आर लिखना तो आर लिख सकते हो। ठीक है, ये पहला ग्राफ रहेगा। दूसरा ग्राफ रहेगा हमारा नंबर बी, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम। क्या बात है जनाब, वेरी गुड। रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम, ये 2 ग्राफ देखेंगे, बाद में फिर और 2 देख लेंगे। ये तुम्हारा क्या रहेगा, वाई एक्सिस, ये तुम्हारा क्या रहेगा, एक्स एक्सिस। दिस इज योर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये तुम्हारा क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लगता है कैसा ग्राफ बनेगा? क्या रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंड करता है? और डिपेंड करता है तो कैसे डिपेंड करता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक या ज़ीरो? डायरेक्ट बोल रहा था भैया, डिपेंड ही कहाँ करता है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो उसकी वैल्यू थी उसी वैल्यू पे क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। उसी वैल्यू पे क्या रहेगा, वो मेंटेन रहेगा। चाहे फिर तुम्हारा कंसंट्रेशन कम हो, ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। यानी ग्राफ क्या बनेगा, पैरेलल टू कौन से एक्सिस, बिल्कुल एक्स एक्सिस। बोलो क्लियर है, समझ में आया? अच्छा क्लियर है, डन, आसान था ग्राफ। अच्छा इसका मैं प्रूफ दे देता हूँ। वही रेट लॉ, आर इज इक्वल टू क्या होता है, के होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, ए रेस टू क्या होता है, जीरो ना, मतलब ये है ही नहीं, कहने का मतलब है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। क्लियर है? तो रेट ऑफ रिएक्शन चूंकि कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो बस उसकी वैल्यू क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, जो थी वही रहेगी। बताओ टाइम का ग्राफ भी तो ऐसे बनेगा, टाइम पे भी वो कहाँ डिपेंड कर रहा है? बताओ रेट लो का एक्सप्रेशन जरा देखो, यहाँ पे टाइम का कुछ है नहीं है, तो टाइम पे भी वो डिपेंड कर रहा नहीं है। अभी आगे कुछ सम करोगे तो वहाँ तुम देखोगे कि टाइम में भी, मतलब वो सम से तुम्हें इसी समझ में आ जाएगी। हालांकि मैं तुमको बोल रहा हूँ, ये इक्वेशन जरा देख लो, यहाँ पे टाइम का कुछ है, कोई यहाँ पे टाइम का लेना देना नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कोई भी टाइम हो और कोई भी कंसंट्रेशन हो, क्या, कोई भी समय हो और कोई भी क्या हो, कंसंट्रेशन हो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा बेटा, ऐसा ही बनेगा। कैसा ही बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बोलो क्लियर है इतना, डन। फटाफट कॉपी कर लो, पॉज। चलो अगले 2 ग्राफ कौन से हैं,
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, ठीक है। क्या लगता है टाइम के साथ रिलेशन कैसा होगा इसका? टाइम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा? कम होगा, कम होगा ना इसका। अच्छा पहले देख लेते हैं कौन कहाँ पे है। यहाँ पे तुम्हारा क्या रहेगा? टाइम, और यहाँ पे क्या रहेगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रहेगा बेटा, ठीक है। तो शुरू में जब टाइम 0 रहेगा तो एकदम अपने हाईएस्ट पे होगा, उसकी जो वैल्यू होगी टॉप पे ही आएगी, मतलब नीचे तो नहीं आएगी ना, 0 तो नहीं होगा, 0 से ऊपर ही होगा। ऑब्वियस बात है, यहाँ से तो ऐसे बना होगा नहीं, थोड़ा ऊपर ले लोगे। और क्या होगा? जैसे टाइम ख़त्म होगा कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा उसका? ख़त्म हो जाएगा, 0 पे आ जाएगा। बोलो क्लियर है? तो ग्राफ तुम्हारा कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। समझ पड़ी कि नहीं पड़ी? जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? घट रहा है। एक टाइम आएगा कि जब सारा का सारा क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है? उसकी ज़रा स्लोप देखो तो कैसी है? नेगेटिव है ना। स्लोप कैसी है? नेगेटिव है, नेगेटिव है। क्लियर है? ये चीज़ ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है कि ये घट रहा है, ठीक है। इसको इक्वेशन के थ्रू भी प्रूफ कर सकते हो, इसके थ्रू इक्वेशन के थ्रू भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। इक्वेशन इसकी क्या रहेगी? वही अपनी इंटीग्रेटेड रेट लॉ वाली इक्वेशन, ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। ए नॉट को इधर ले आओ तो ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन। तो डेल्टा ए लिख सकता हूँ मैं इज इक्वल टू माइनस के टी। तो देख रहे हो जो तुम्हारा कंसंट्रेशन है, टाइम है, उसका स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। कि टाइम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। आ रही बात समझ में? ये चीज़ है, यहाँ से प्रूफ मतलब ये बोल सकता है ऐसा। डन यहाँ तक? अच्छा उधर आओ। अगर रिएक्टेंट कम हो रहा है, रिएक्टेंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, यानी बिल्कुल वैसा निकलेगा इसका, ठीक है। इसका बिल्कुल इन्वर्स हो जाएगा। बोलो क्लियर है? इसको मैं इक्वेशन के तौर पे दे सकते हो। ये वाली इक्वेशन की जगह मैं क्या लिखूंगा? प्रोडक्ट के लिए लिखूंगा, ठीक है। इसके लिए प्रोडक्ट हमारा क्या था? बी था भाई। प्रोडक्ट क्या, रिएक्शन क्या चल रहा है? ये चल रहा है ना, ये तुम्हारा रिएक्टेंट है और ये क्या तुम्हारा प्रोडक्ट है। तो बता यहाँ पे क्या लिखूंगा? पी या बी इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे तो क्या आएगा? प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पे बढ़ना है ना, यहाँ पे बढ़ना है तो यहाँ पे प्लस, स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो के टी प्लस बी नॉट, और बी नॉट तो क्या होगा? 0 होगा। व्हाट इज बी नॉट? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी, वो तो 0 है सर। तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? के टी। तो देख रहे हो ना, ये तो वही है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ है। ये भी क्या है? वाई इज इक्वल टू एम एक्स, लेकिन उसमें एम कैसा है? नेगेटिव है, तो वो इस तरह से चले जा रहा है और वो ऊपर चले जा रहा है। बोलो क्लियर है? वो इक्वेशन से मैंने प्रूफ दे दिया तुमको, और कुछ नहीं। अच्छा हाँ, इसका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव तो है, बट नेगेटिव के क्या? नेगेटिव के, और वहाँ पे क्या हो जाएगा? स्लोप इज इक्वल टू पॉजिटिव रहेगा, और क्या रहेगा? के रहेगा। बोलो क्लियर है? कर लो कॉपी, पॉज।